आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बना सामुदायिक शौचालय पिछले 8 महीने से खराब पड़ा है, नलों में पानी नहीं है, दरवाजे टूटे हैं। खबर अलीगढ़ से है, जहां पानी नहीं, लाइट खराब, सीट टूटी, गंदगी, ताला लगा है और लोगों को दिक्कतें। महिला बुजुर्ग परेशान, खुले में शौच करने पर मजबूर। आपको बता दें कि जवाब ब्लॉक के मुजफ्फरा 2 लाख का सरकारी शौचालय 3 महीने से बंद है, लोग खुले में जाने को मजबूर है। स्थानीय निवासी छोटे लाल ने बताया कि महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी शिकायत प्रधान जी को बोला, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन लोग खुले में शौच करने को मजबूर है। तुम्हारा छोटे लाल गाँव मुजफ्फरा। यहाँ शौचालय को जो शौचालय बना हुआ है, इसमें क्या समस्या है साफ सफाई को लेकर? देखिए आयो आप, सगरी गंदी पड़ी है। नहीं, आप लोगों ने शिकायत विकायत की है किसी से? सफाई कर्मचारी आता है, उससे सफाई नहीं करके जाता? आते ही नहीं है। अब ये घर के बराबर में आपको इतनी गंदगी पड़ी है, यहाँ सफाई वफाई का कोई वो नहीं होता? आपके यहीं घर हैं? हाँ, यही घर है। कौन सा नवा हरिजन की ऐसा कुछ नहीं है। अब बताओ क्या कह रही थी? नौके देते शिकायत कर देती है। अच्छा, हाँ, अधिकारी नहीं रोका, पूछ खबा ली नौके पे मैं कह रही हूँ। राम भैया, कौन सा गांव है? मुजफ्फरा। अच्छा, क्या समस्या है शौचालय को लेके? ये गंदी संदी पड़ी हुई थी। साफ सफाई कर्मचारी नहीं आते? आती हैं वो कभी कभार। अच्छा, प्रधान वगैरह से कभी शिकायत की है आपने? नहीं, इनसे नहीं की मैंने। किससे की है? काई से ना, हम तो काई से ना। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को विंध्याचल धाम पहुंचकर जगत जननी मां विंध्यवासिनी देवी का विधिवत दर्शन पूजन किया है और उनके आगमन पर आपको बता दें कि पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखा गया। विंध्याचल धाम में दर्शन के लिए दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से पूजा संपन्न हुई। इस अवसर पर पंडित रत्नाकर मिश्रा, दिलीप सिंह पटेल क्षेत्रीय काशी अध्यक्ष, विनीत सिंह NLC विधायक, रमाशंकर सिंह पटेल भाजपा जिला अध्यक्ष, बहादुर सरोज और साथ ही शुचि स्मिता मौर्य समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा, वहां दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, जो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पर्व है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। हम लोग कैमरा भाई है, कैमरा भैया आगे थोड़ा हट जाइए, आप लोग दिखाइए थोड़ा साइड में जाइए। मीडिया वाले साथ वाले थोड़ा पीछे हो जाए भाई। अरे निकल, थोड़ा रास्ता छोड़, रास्ता नितिन जी, बंगाल में आज वोटिंग हो रही है, क्या कहेंगे? बंगाल में आज वोटिंग हो रही है, बंगाल की जनता के लिए क्या कहेंगे? दुर्गा माँ विंध्यवासिनी सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आज माँ का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस समय माँ के इस दर्शन से मुझे तो ऊर्जा मिलती है
समस्त उत्तर प्रदेश को, समस्त भारतवासियों को माँ की असीम कृपा बनी रहे। पश्चिम बंगाल का लिए आज विशेष दिन है। आज पश्चिम बंगाल की जनता अपने सेकेंड फेज का मतदान कर रही है। मैं सभी पश्चिम बंगाल के नागरिकों से कहूँगा, लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लीजिए, अधिक से अधिक मतदान कीजिए और आने वाले समय में अपने पश्चिम बंगाल को सुरक्षित सुव्यवस्थित बंगाल में कितनी सीटें जीत रहे हैं? हम भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने, परिवर्तन होगा बंगाल में, प्रचंड बहुमत की सरकार समस्त उत्तर प्रदेश को, समस्त भारतवासियों को माँ की असीम कृपा बनी रहे। पश्चिम बंगाल का लिए आज विशेष दिन है। आज पश्चिम बंगाल की जनता अपने सेकेंड फेज का मतदान कर रही है। मैं सभी पश्चिम बंगाल के नागरिकों से कहूँगा, लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लीजिए, अधिक से अधिक मतदान कीजिए और आने वाले समय में अपने पश्चिम बंगाल को सुरक्षित सुव्यवस्थित पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें जीत रहे हैं? हम भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने, परिवर्तन होगा बंगाल में, प्रचंड बहुमत की सरकार खबर उन्नाव से है, जहां डंपर और बोलेरो में आमने सामने हुई भीषण भिड़ंत हादसे में बोलेरो सवार 3 महिलाओं की हुई मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर बोलेरो और डंपर रोड किनारे खंती में पलटे हैं और साथ ही किसी पारिवारिक कार्यक्रम से होकर लौट रहे थे सभी बोलेरो सवार यात्री। सूचना पर पहुंची बिहार थाना पुलिस ने शुरू किया रेस्क्यू और घायलों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। बिहार थाना क्षेत्र के कीरतपुर सुमेरपुर के पास की घटना। राजधानी के लाजपत नगर क्षेत्र में 28 अप्रैल 2026 को द गिफ्टिंग लैब नामक एक नए गिफ्ट आइटम स्टोर का भव्य शुभारंभ किया गया। खुनखुनजी रोड स्थित इस स्टोर के उद्घाटन समारोह में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और साथ ही गणमान्य लोगों की उपस्थिति भी रही है। उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सतीश महाना उपस्थित रहे, जिन्होंने फीता काट कर स्टोर का उद्घाटन किया और आयोजकों को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक नीरज बोरा, स्थानीय पार्षदगण और साथ ही क्षेत्र के पदाधिकारी तथा कई प्रतिष्ठित नागरिक भी मौजूद रहे हैं। सभी अतिथियों ने द गिफ्टिंग लैब की सराहना करते हुए इसे क्षेत्र के लिए एक आकर्षक और उपयोग पहल बताया है। और साथ ही आपको बता दें, आयोजक अरोड़ा परिवार ने बताया है कि स्टोर की विशेषता केवल गिफ्टिंग आइटम्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रमुख उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना भी है। उन्होंने कहा कि इस पहल के माध्यम से क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके और साथ ही आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। उद्घाटन के मौके पर आगंतुकों को खूब आकर्षित किया गया और साथ ही कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों और उपस्थित लोगों का आभार भी व्यक्त किया गया। गिफ्टिंग लैब नाम के शोरूम का उद्घाटन माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी ने किया है। क्या कहना चाहेंगे? सतीश महाना जी हमारे परिवार के, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, आपके बड़े भाई हैं। तो जब परिवार में ऐसा एक सम्मानित व्यक्ति है और इतने प्रतिष्ठित पद पर बैठा है, तो हम किसी और को क्यों बुलाएं। और वैसे भी उनकी शुभकामनाएं थी। पिछले साल उन्होंने हमारे एक व्यापारिक प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया था। आप माने या न माने, मैं 3 गुना व्यापार करता हूँ उसका, तो मेरे लिए तो गुड लक है भैया, सीधी सी बात है।
और व्यापारी आदमी तो व्यापार टैक्स तो उनको है ही, देंगे। क्योंकि हमारे बड़े भैया हैं। इनके बड़े भैया हैं, हमारे सम्मानित हैं, और चूंकि इनके पिता नहीं है, वो इनको बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानते हैं। तो अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जी सर, अब बात करें तो उनका गिफ्टिंग लैब की, तो इसमें किन किन तरह की चीजें उपलब्ध होंगी? ये उषा जी बताएगी। ये आज जो ये कहा गया महिला सशक्तिकरण के लिए, ये हमारी जो है इन्होंने अपनी वाइफ के लिए ये सपना खोल के दिया है, जो महिलाओं को रोजगार देने के लिए ये काम किया गया है। ज्यादातर इसमें हैंडमेड आइटम्स है। और आज यहाँ पे वो जो अध्यक्ष जी ने महाना जी ने यहाँ का जो है उद्घाटन किया है, उसके साथ में ही उत्तर विधानसभा के विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी, यहाँ के पार्षद जी, वरिष्ठ नेता हमारे कल्लू भैया जी, विशाल जी, शालू टंडन जी, आज सब लोग और मंडल अध्यक्ष दयाशंकर, सब गरिमा भाई उपस्थित, सबने आकर के महिलाओं को बढ़ाने के लिए यहाँ पे सबको आशीर्वाद दिया है। और मतलब यही शुभकामनाएं करेंगे कि दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे। मैं कुछ और भी कहना चाहूँगा, कहना ये चाहूँगा कि एक थोड़ा सा मन में विचार था कि कहीं महिलाओं के लिए कुछ काम किया जा सके। अपनी वाइफ को आगे बढ़ाएंगे तो उनको पीछे पीछे और भी कई लोग आगे आएंगे। अब यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए हमको जो है हमारे विधायक नीरज वोरा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष आए, हमारे पार्षद आए, ये सब उनका जो पीछे से जो सहयोग होता है ना, जो उनकी शक्ति होती है ना, वो मुझे इस काम के लिए ज़्यादा प्रेरित करती है। और आगे भी चाहूँगा ऐसे कुछ उद्यम बनाऊँ जिसमें महिलाओं को, अपनी बहनों को, बेटियों को, माओं को और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार, उनकी सहायता, वित्तीय सहायता हो सके। जी मैम, इतना अच्छा शुभारंभ हुआ है, आपके भाई समान है, भाई हैं, आए थे उद्घाटन करने, और आप महिला हैं, महिला सशक्तिकरण की मैडम ने बात करी, तो किस तरीके से यहाँ पे महिलाओं को रोजगार देने का काम करेंगे और क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं, जरूर बताएं। भैया हमारे यहाँ पर पहले तो हमारे बड़े भैया हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो आए, उन्होंने मेरा इतना मान बढ़ाया, इतना सम्मान दिया मुझे, और वो मेरे इतने बड़े भैया हैं, हम उनकी बिल्कुल छोटी सी बेटी हूँ मैं उनकी, जो उनको बेटी ही मानते हैं वो। विधायक और विधायक जी ने भी आकर हमारा बहुत मान बढ़ाया आकर। और कहना चाहूँगी कि यहाँ पर हम कैंडल का भी हमारा काम होता है, जिससे कि हम कैंडल का रॉ मटेरियल देते हैं, सब जगह पर लेकर जाती हैं महिलाएं, और वो उससे रोजगार बनाती हैं, अपना कैंडल बनाने का रोजगार बनाती हैं। तो नाम बता दीजिए। मेरा नाम सीमा अरोड़ा है। नवाबगंज की उजियारी देवी मंदिर प्रांगण में निःशुल्क पाठशाला का प्रथम वार्षिकोत्सव एवं दानवीर कर्ण गौरव पुरस्कार सम्मान समारोह संपन्न हुआ। मेरा परिवार मेरा स्वाभिमान सेवा ट्रस्ट और साथी द्वारा संचालित शिक्षा से वंचित बच्चों की पाठशाला का कार्यक्रम वार्षिकोत्सव एवं दानवीर कर्ण गौरव पुरस्कार वितरण समारोह आज उजियारी देवी मंदिर परिसर और साथ ही मौनावती मार्ग ख्योरा में बड़े हर्षोल्लास के साथ शुभारंभ कराया गया। और साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ कल्याणपुर विधानसभा की विधायक नीलिमा कटियार और साथ ही डॉक्टर कमल किशोर गुप्ता, मंत्री ब्रह्माव्रत, सनातन धर्म महामंडल एवं प्रदीप गोयनका और साथ ही CFA द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। तत्पश्चात पाठशाला के नन्हे मुन्ने बच्चों ने प्रार्थना एवं नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दी है। पाठशाला को तन मन धन से सहयोग करने वाले 102 दानवीरों एवं संस्थान को ट्रस्ट द्वारा कृतज्ञता स्वरूप सम्मानित किया गया और साथ ही प्रमाण पत्र एवं पटका पहनाकर सम्मानित कर उनका हौसला वर्धन भी किया गया। इसके साथ साथ पाठशाला की वार्षिक समिति और साथ ही स्मारिका उजियारी की ओर का विमोचन भी किया गया, जिसमें आपको बता दें कि विधायक नीलिमा कटियार और साथ ही डॉक्टर कमल किशोर गुप्ता जी और पंडित मनीष त्रिपाठी एवं ट्रस्ट के पदाधिकारी द्वारा किया गया इन सभी का विमोचन। कार्यक्रम है, बहुत अनुकरणीय कार्यक्रम है और माँ उजियारी देवी की कृपा से, उनकी अनुकंपा से और इस परिसर के अंदर ये मेरा परिवार मेरा स्वाभिमान सेवा ट्रस्ट एक ट्रस्ट बनाया और मैं बहुत अभिनंदन कर रही हूँ अपने सम्मानीय बड़े भाई दद्दन मिश्रा जी का, श्री प्रकाश श्रीवास्तव जी का, सम्मानीय अरुण जी का। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो गरिमामयी उपस्थिति आई है, जिन्होंने सेवा के क्षेत्र में और समाज के लिए जो चिंतन करने वाले लोग हैं और उसके लिए जो सराहनीय पहल करने वाले लोग हैं, ऐसे यहाँ इस कार्यक्रम में आए हैं।
और ऐसे ऐसे परिवार बस्ती में हैं और उन परिवारों की परिस्थितियां ऐसी हैं कि बच्चे जो है और बच्चों की मानसिकता ऐसी बन गई कि वो पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। किसी किसी परिवार की परिस्थिति भी थी तो बच्चे आसपास के माहौल से इतना प्रभावित थे कि वो पढ़ना ही नहीं चाहते थे। तो ये इस बस्ती को अपना सेवा का केंद्र, अपना सेवा का मंदिर मानते हुए इस ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी लोगों ने बहुत प्रयास से 50 से ज्यादा बच्चों को वर्ष भर अथक परिश्रम से, आना नहीं चाहते थे, बैठना नहीं चाहते थे, पढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको संस्कारवान बनाने का प्रयास किया। शाम को उनके विद्यालय के समय के बाद उनके साथ बैठने का, उनको अच्छी अच्छी चीजें सिखाने का काम किया। आज 1 वर्ष इस संकल्प का पूरा हुआ है। मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ी तपस्या है और समाज के अंदर जो ऐसे दृष्टांत हैं, वो समाज के कोने कोने में जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, उन प्रतिभाओं को अवसर देने की ये बात है। मैं बहुत अभिनंदन आज के इस अवसर पर आदरणीय दद्दन मिश्रा जी का, श्री प्रकाश श्रीवास्तव जी का, आदरणीय अरुण जी का और इस पूरे ट्रस्ट को जिन्होंने सहयोग किया है, ऐसे सभी जो सहयोगी गण हैं। और ये आज यहाँ दानवीर कर्ण एक अभिनंदन भी इस नाम से उनका करने का काम हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर सभी बच्चों को जो इस पाठशाला के अंदर, जो वंचितों की पाठशाला, इस पाठशाला के अंदर जो बच्चे आ रहे हैं, उनके सुखद और सफल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रही हूँ और ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि इस ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी लोगों को और सामर्थ्य दे, इस प्रकार के संकल्प प्रकल्प वो और गतिमान होकर चलाने का काम करें। आप मौजूदा विधायक हैं, आगे बच्चों के लिए क्या सहयोग आपसे किस प्रकार का किया जाएगा? जिस तरह की अपेक्षा होगी, कोई मर्यादा नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई ऐसी बाउंड्री नहीं कि ये इस प्रकार का काम हो। यहाँ ये उजियारी देवी मंदिर में मैं आज आभार भी बहुत करना चाह रही हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय पर्यटन मंत्री जी का। उन्होंने उस उजियारी देवी मंदिर परिसर का जो सौंदर्यीकरण हुआ, जो यहाँ पर कक्ष बना और इस कारण से ये प्रेरणा जगी, तो ये जो पर्यटन के टूरिज्म के सर्किट के अंदर ये विद्यालय, ये सौंदर्यीकरण उजियारी देवी मंदिर का आया, तो एक स्थान बना और इस स्थान के कारण ये प्रेरणा जगी कि हाँ, इस स्थान पर इस जगह का उपयोग आसपास के क्षेत्र के बच्चों को और संस्कारवान बनाने में हो सकता है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो मेरी सोच थी कि माँ उजियारी देवी का स्थल यहाँ के लोगों की धार्मिक आस्था और हमारे ऐतिहासिक जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम है उसके दृष्टांत और संस्मरणों से न केवल जुड़ा ये स्थान बन गया, अब सामाजिक सरोकार और सेवा के लिए के स्थान के रूप में भी ये स्थान अब प्रतिष्ठित हो गया। महोबा जिले में भारतीय जनता पार्टी के भीतर पिछले कई दिनों से चल रहे आरोप प्रत्यारोप और साथ ही विश्व का आखिरकार अंत हो चुका है और साथ ही जिलाध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा पर उनकी ही पार्टी की पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद उपजा विवाद। प्रदेश स्तरीय जांच समिति के हस्तक्षेप के बाद सुलझ गया विवाद। दिलचस्प बात यह है कि 3 बार अपना रुख बदलने वाली दीपाली तिवारी ने अब स्पष्ट कर दिया है कि उनके और जिलाध्यक्ष के बीच कोई मतभेद नहीं है। आपको बता दें कि मामले की जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा पर भी उन्हीं की पार्टी के पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी ने पद के बदले हम बस्तर होने की डिमांड का आरोप लगाया था, जिसकी गंभीरता को देखते हुए प्रदेश नेतृत्व ने भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कमलावती सिंह और साथ ही क्षेत्रीय महामंत्री संत विशाल शिवहरे को जांच के लिए महोबा भेजा था। दोनों दिनों तक चली लंबी पूछताछ और साथ ही बैठकों के दौर के बाद समिति दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने में कामयाब रही। हालांकि पिछले दिन दीपाली तिवारी ने समझौते के बाद फिर से यू टर्न लेकर पुलिसिया कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन आज दूसरे दौर की वार्ता के बाद उन्होंने अधिकारियों से आधिकारिक रूप से विवाद खत्म होने की घोषणा भी की है। वहीं जिलाध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा भी नरम रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा कि कई लोगों ने उन्हें और बहन दीपाली तिवारी को भ्रमित किया था।
देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के हम लोग सिपाही हैं और अगर प्रदेश से हमको यहाँ नेतृत्व ने भेजा है तो हम आज इस परिवार में बैठकर कल से आए हुए हैं आज से आज तक, और इसमें बहुत सी भ्रांतियां थी, बहुत से मतभेद थे, उसको गिले शिकवे को मिटाते हुए दोनों लोगों से हमारी बातचीत हुई और बातचीत होने पर यह निष्कर्ष निकला कि ये लोग भ्रमित थे दूसरों के बहकावे में और हमारी पार्टी सर्वोपरि है। आज पार्टी में हमारे ये दोनों साथ हैं और पार्टी को ये ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और महोबा में जो जिस तरह से ये बवाल मचा था वो बवाल आज थम गया कि मैं आई हूँ और प्रदेश नेतृत्व को मैं पूरी बात सौंपूंगी और बताऊंगी और बहुत ही जल्दी आपका महोबा एकदम खुशमय और खुशहाल और पार्टी के प्रति सशक्त होकर आपके सामने आएगी। अभी भी पार्टी में है? क्यों पार्टी में वो पद से इस्तीफा दी है ना, हमारी सक्रिय सदस्य सब है, पार्टी के कार्यकर्ता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की छोटी बहन दीपाली तिवारी को या मुझे किसी तरह से कई लोगों ने भ्रमित किया था, जिससे हम लोगों के आपसी मतभेद हुए और मतभेद में गुस्सा के द्वारा जो कहा गया वो मुझे खेद है, उसमें मतभेद पैदा हुआ मेरा, मैं उससे दुखी था। अब ऐसा कुछ मतभेद नहीं है, हम पार्टी के सब लोग एक साथ कार्यकर्ता हैं, हमारी छोटी बहन है। अजय जी क्या लगता है कि कुछ लोगों ने हवा दी थी इस मामले को? वो तो आप लोग जानते हो। कौन लोग हैं जिन लोगों ने इस मामले को तूल दे दिया, नेशनल लेवल पर कर दिया? वो सब आप लोग जानते हो, पार्टी के हैं या बाहर के? सब आप लोग जानते हो। अब खुश है जलाध्यक्ष जी से? हाँ भैया, हम लोगों में जो आपसी मतभेद थे वो मिट गए हैं। कुछ लोगों द्वारा जो भ्रम फैलाया गया था उससे मैं व्यथित थी और मेरी अध्यक्ष जी से अब कोई दिक्कत शिकवा शिकायत नहीं है। आपके द्वारा क्या कोई दबाव है या कोई और बात? नहीं, कोई दबाव नहीं है, मैं परेशान थी बस इसलिए मैंने। क्या लगता है आपके कि आपने अनलीगल आरोप अध्यक्ष जी के ऊपर लगाए थे? ये सब नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और ये सब मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, बस मैं शांत हूँ। जो गिली शिकवे थे वो सब एक हो गए, अब सब एक है। जो गिली शिकवे थे सब एक हो गए। हाँ, इन सब लड़ाइयों में पार्टी की बहुत चीचा लेदर हुई है, क्या कहना है इसके बारे में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी की कोई छीछा लेदर नहीं। कार्यकर्ता को क्या संदेश देना चाहिए? बस यही है कि सब लोग एक होकर एकजुट होकर। सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतियार ने आज प्राथमिक विद्यालय पर से हरमाल और साथी विकास क्षेत्र हरगांव में संचालित आंगनबाड़ी में VHSND सत्र का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से वार्ता करते हुए गांव की आबादी के बारे में जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के बारे में जागरूक करते हुए उनके केंद्र तक उन्हें ले जाया जाए और हर संभव मदद प्रयास किया जाए और जिससे गर्भवती महिलाओं का और साथ ही ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण संभव हो सके। उन्होंने ब्लड प्रेशर एवं वजन मापने वाली मशीन आदि की जानकारी ली है और साथ ही जिलाधिकारी ने VHSND सत्र के दौरान पुष्टाहार न होने, गर्भवती महिलाओं को गोद भराई हेतु तैयारियां न होने और साथ ही एवं रजिस्टर अद्यतन न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री रुखसाना को नोटिस जारी करने के निर्देश को संबंधित किया है। और साथ ही आपको बता दें कि इसके पश्चात जिलाधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय पर सेहरा माल और साथ ही विकास क्षेत्र हर गांव का निरीक्षण कर वहां पर भी व्यवस्थाएं ली हैं।
चंदौली जिले के अधिवक्ताओं ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग से मुलाकात की और साथ ही लोगों ने नौगढ़ तहसील में कार्यरत अधिवक्ताओं पर भी एक लेखपाल के द्वारा मुकदमा दर्ज कराए जाने पर विरोध जताया है और कहा कि लेखपाल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और साथ ही सरकारी काम में भी लापरवाही का काम करते और साथ ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए सरकारी काम में भी बाधा डालने की उत्पन्न करने का काम करते हैं। कहा कि मामूली विवाद के बाद लेखपाल के द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन अधिवक्ताओं की तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे पूरे जनपद में अधिवक्ताओं में नाराजगी है। कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी और अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल के साथ करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में वार्ता हुई है। इस दौरान अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी के सामने अपनी समस्याओं को रखा तथा उनसे पहल करते हुए पूरे प्रकरण की जांच करने की मांग की है और कहा कि इस मामले में अगर दोनों पक्ष राजी हो गए तो सुलह समझौता के आधार पर ही मामले को निस्तारित किया जाएगा। मामला हमारे नौगढ़ के अध्यक्ष और चकिया बार के अध्यक्ष हमारे सारे भाई यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोगों को ज्ञात होगा कि कुछ दिनों पूर्व नौगढ़ तहसील में लेखपाल और अधिवक्ताओं के बीच कुछ तनाव हुआ था, जिसके लिए सिर्फ एक पक्ष पे 308 जैसे गंभीर धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जो बिल्कुल गलत था। और वहीं अधिवक्ताओं की तरफ से दी गई तहरीर पे कोई विचार नहीं किया गया था। आप भी जानते हैं कि आम आदमी किस तरह से परेशान है। जैसे लेखपाल हमारे जो भाई है, उनका कृत्य जो जिस तरह का है उनका कि नामांतरण के मामलों में लगभग 45 दिनों के भीतर रिपोर्ट देनी होती है, लेकिन 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने लग जा रहे हैं और रिपोर्ट नहीं आ रही है, जिसकी वजह से एक तनाव की स्थिति अधिवक्ता और लेखपालों के बीच में बनी रही है। उच्च अधिकारियों को इस बाबत भी कई बार बताया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा अब हम लोग उसी को लेकर के आए हैं कि आप जो कार्रवाई हो तो दोनों तरफ से हो, नहीं तो ये दोनों परिवार के कहीं ना कहीं अंग हैं। और चूंकि आप लोग गार्जियन हैं, इस जिले के मुखिया हैं, आप दोनों पक्षों को बुलाइए, समझाइए, बैठाइए और कहीं भी जो ये प्रक्रिया है शांतिपूर्वक हल हो जाए, अन्यथा ये बात बहुत दूर तक जाएगी। अगर लेखपाल यही हुई है कि हमारे नौगढ़ के भाइयों का जो है कुछ लेखपाल लोगों से जो है विवाद हो गया था और उस पर FIR हुआ था। उसी पर हम लोग जो है अपने गार्जियन स्वरूप जो है DM साहब से मिलने आए थे। वार्ता हो रही है और उसका जो है सकारात्मक परिणाम निकलेगा। एक होंगे जो हम लोग नहीं चाहते हैं, इसको संभाल लिया जाए। इसके लिए माननीय DM साहब जो हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने 10 दिन का समय भी लिया है कि हाँ, हम कुछ दिनों में हम देखते हैं कि दोनों पक्षों को समझा बुझा के किसी तरह से मामले को खबर कानपुर देहात से है, जहां 3 दिनों से घर से लापता युवक का कुंडी में पड़ा बोरी में बैग मिला शव। हत्या कर शव को बोरी में भरकर फेंका गया है। लापता युवक की परिजन कर रहे थे खोजबीन। कुंडी के बाहर पड़ी चप्पलों से युवक की हुई शिनाख्त और साथ ही असद पुत्र रियायत हुसैन के रूप में मृतक की हुई है पहचान। सूचना पर पहुंची पुलिस फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी है। घटना से क्षेत्र में मचा हड़कंप। पुलिस हत्यारों की कर रही तलाश। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के विसधन मार्ग हुड्डी मिल के पास पड़ा मिला है शव। आज दिनांक 28/4/26 को समय करीब 12 बजे दिन में थाना रसूलाबाद में सजद हुसैन पुत्र मुन्ना खां निवासी कबीर नगर थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात द्वारा सूचना दी गई कि मेरे भाई असद हुसैन पुत्र मुन्ना खां उम्र 28 वर्ष का शव बैरगरा बम्बा के पास हट्टी मिल के हौज में पड़ा है। इस सूचना पर थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया गया। फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई तथा थाना रसूलाबाद पुलिस टीम द्वारा मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। अन्य आवश्यक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। एजाज हुसैन कहाँ रहते हैं? कबीर नगर। क्या घटना घटी है? ये
अब उस दिन से ये सोच रहे थे कि कहीं गया तो आ जाएगा। क्या नाम है लड़के का? असद हुसैन। कितनी उम्र थी? 22 साल। कब से गायब था घर से? 25 तारीख से। आप लोगों ने खोजबीन? हाँ, इधर उधर पूछ रहे थे। आज कहाँ क्या आज हाँ, एक लड़के ने बताया कमानी काम करता है, तो उससे लल्ला ने हमारे पास फ़ोन करा के चले जाओ, तनिक देखो चल के। लल्ला भी आए, तब देखा तो ऐसे हमने खोलना बेकार है। हमने चप्पल दिखाई दे गई, चप्पल से पहचान मिल गई। किसी को ऊपर कोई शक? हाँ, अब वो शक है तो वो करी जाएगी। कहाँ पे मिले हैं? कहाँ पे मिले? क्या लोकेशन है जहाँ पे लड़का मिला है आपका? क्या लोकेशन बोलते हैं? हड्डी मिल पास। जनपद बदायूं के फैजगंज बेटा थाना क्षेत्र के गांव कौरेरा गांव के रहने वाली 64 वर्षीय रामू गोपाल उर्फ राम गुलाम कल शाम के समय अपने खेत से पैदल अपने घर जा रही थी तो विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार बाइक सवार ने रामू गोपाल को टक्कर मार दी है, जिसमें बुजुर्ग रामू गोपाल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और साथ ही परिजन उसे चंदौसी के निजी अस्पताल उपचार के लिए लेकर गए हैं, जहाँ उपचार के दौरान देर रात उसने दम तोड़ दिया और साथ ही मौत की सूचना मिलते ही पुलिस को दी गई और पुलिस ने बुजुर्ग किसान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नाम है आपका? अमरीश। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम कौरेरा, जिला बदायूं। अच्छा, ये क्या मामला है जो पिताजी की मौत हुई है? ये मामला ये है कि कल शाम के टाइम 5 बजे के बाद पापा हमारे घर से खेत पर से घर जा रहे थे, तो रास्ते में ही तेज़ रफ्तार से क्या कहते हैं मोटरसाइकिल वाले ने, बाइक सवार ने एकदम से टक्कर मार दी। टक्कर से मारने के बाद में फिर ये गिर गए नीचे, तो हमें तो बहुत देर बाद पता चली। जब हम वहाँ पर मौके पर पहुँचे तो फिर हम एकदम हॉस्पिटल को लेकर भाग गए, तो वहाँ उसी समय क्या कहते हैं रात के समय उनकी मौत हो गई। क्या नाम था पिताजी का? श्री राम गोपाल उर्फ राम गुलाम। उन्नाव जनपद थाना कोतवाली गांव पतारी का रहने वाला 48 वर्षीय दिव्यांग अवधेश पुत्र श्याम सिंह आज सुबह अपने उन्नाव में बस सवार द्वारा बदायूं रोडवेज पर अपने भतीजे अमन पुत्र राम अवध के साथ उतरा। उसके बाद वह एक टेम्पो में सवार होकर अपने भतीजे के साथ दातागंज कोतवाली के गांव बीरमपुर में अपने भांजों की शादी में भात पहनाने जा रहा था और साथ ही इसी दौरान टेम्पो में दातागंज कोतवाली के गाँव पापड़ का रहने वाला 20 वर्षीय विकास पुत्र मुन्ने दिल्ली से मजदूरी करके आ रहा था और साथ ही टेम्पो में 2 अन्य लोग भी सवार थे। इसी बीच मूसाझाक थाना क्षेत्र के दातागंज रोड पर DSR कॉलेज के पास विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी है, जिसमें अवधेश और विकास की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अवधेश का भतीजा अमन एवं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। गाड़ी है आपका? सीमा। कहाँ की रहने वाली हो? हमारे बीरमपुर की। अच्छा, ये क्या मामला है जो आपके भाई की और एक पापड़ के लड़के की? ये मेरा भाई आया था जो मतलब भात बनाने के लिए। मेरी लड़की की शादी है, कल बारात है, आज मड़ा हुआ है। भात बनाने के लिए आए थे, मैं ट्रैक्टर वाले ने मार दिया टक्कर टेम्पुआ पे। अब मेरा भाई जो है खत्म हो गया। अच्छा, क्या नाम था भाई का आपका? भाई का नाम है अवधेश। नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ने है। कहाँ के रहने वाले? पापड़ के रहने वाले हैं। कि क्या मामला है जो 2 मौतें? मेरा लड़का दिल्ली में मजदूरी करता था, सुबह आया था तो गाड़ी टेम्पो में बैठा था, एक्सीडेंट हो गया ट्रैक्टर से। अच्छा, तो वही मौके पे मौत हो गई? मौके मौत हो गई। अच्छा, और किसी की भी? लड़का हो रहा है उन्नाव का, उसकी मौत हो गई वहीं। अच्छा अच्छा, क्या नाम था बेटे का आपका? विकास। जनपद बदायूं के मूसाझाक थाना क्षेत्र के गांव मछलई का रहने वाला 40 वर्षीय चंद्रपाल पुत्र यादराम कल शाम के समय अपने परिवार के साथ घर पर था। इसी बीच गांव का खुशीराम पुत्र महिपाल अपने बेटे दीपक के साथ चंद्रपाल के घर आया और आकर भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। चंद्रपाल ने गाली गलौज का विरोध किया। इसी बीच मोहल्ले के दयाराम, जितेंद्र, नीरज, सतीश और साथ ही खुशीराम व दीपक ने चंद्रपाल के परिवार पर लाठी डंडे बरसाना शुरू कर दिया। लगभग आधे घंटे तक चली खूनी संघर्ष में चंद्रपाल, उसकी पत्नी मनीषा, बेटी कामिनी, गौरी, करिश्मा सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल उपचार के लिए भर्ती कराया गया। वहीं लाठी डंडे बरसाने वाले मौके से फरार हो गए।
यूपी को एक नई सौगात मिली है। 29 अप्रैल यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हरदोई में किया गया। बुधवार को करीब 12:30 बजे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे के शुभारंभ का सीधा लाइव प्रसारण बदायूं के बिनावर के घटपुरी के पास बने गंगा एक्सप्रेसवे के मैदान में दिखाया गया, जिसके मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री BL वर्मा रहे और साथ ही एक यह एक्सप्रेसवे लगभग 594 किलोमीटर की इसकी दूरी है। वहीं बदायूं में यह लगभग 92 किलोमीटर होकर गुजर रहा है। इसमें उतार और साथ ही चढ़ा जनपद की मिली है और साथ ही एक्सप्रेसवे 12 जनपदों से होकर निकलकर जिसमें बदायूं भी शामिल है। यह औद्योगिक गलियारा भी बनाया गया है। इस जगह को सरकार के चिन्हित कर लिया है और साथ ही जैसे ही प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे तब इस पर फराटा यहाँ शुरू होते ही जाएगी और साथ ही आपको बता दें कि इसकी स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12 बजे करीब हरदोई में गंगा एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे और बदायूं में घटपुरी के पास जिसका लाइव सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि BL वर्मा होंगे। अगर बदायूं से जो है मेरठ तक की दूरी गंगा एक्सप्रेसवे की लगभग 594 किलोमीटर है, जिसमें मेरठ प्रयागराज दोनों ही आते हैं। अगर बदायूं की बात की जाए तो बदायूं जनपद में 92 किलोमीटर का ये रास्ता गंगा एक्सप्रेसवे को सीधा जाता है। पहले यात्री जो है 12 घंटे में अपनी दूरी को तय किया करते थे, अब वहीं गंगा एक्सप्रेस बनने के बाद 6 घंटे में अपनी दूरी तय करेंगे। उसके बाद इसकी रफ्तार जो है 120 किलोमीटर की प्रति रफ्तार होगी, जो आज बड़ी सौगात बदायूं के लिए और पूरे यूपी के लिए भाजपा सरकार ने दी है। उसके लिए लोग तरह तरह की चर्चाएं भी कर रहे हैं। अगर निवेशकों की बात की जाए तो निवेशक भी यहाँ जमीनें खरीद रहे हैं और अपने जो है औद्योगिक की तलाश में लगातार लगे हुए हैं। आज गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन है, आप लोग बदायूं से हैं, कैसा लग रहा है आपको? आज जो हम जितना धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का बोले उतना कम है। हमारे बदायूं ही नहीं, हमारा पूरा क्षेत्र, पूरा जनपद, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि कहीं जाने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता था कि कोई बहुत जल्दी है तो हम कैसे जाएं। हमें बहुत लंबा समय लगता था, कहीं कोई शादी है, विवाह है, तो उसके लिए बहुत दिनों से प्लानिंग करनी पड़ती, इतना जल्दी जागना है, इतनी जल्दी जाना है। लेकिन एक्सप्रेस के जरिए हम लोग इतना ज़्यादा खुश हैं। हमारे बच्चे, उनके लिए व्यवसाय में, उनकी शिक्षा में, महिलाओं के लिए आगे बढ़ने में, और हमारी जो भी चीज़ें हैं आगे एक्सप्रेस से वो बहुत सभी को बहुत सुविधा मिली है। इसके लिए हम सभी बहुत ही दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं, मोदी जी का धन्यवाद देते हैं, योगी जी का धन्यवाद देते हैं। और ये सभी के लिए, यहाँ से लेकर अगर कोई आध्यात्म है तो माँ गंगे का स्नान करेगा कचला में, अयोध्या तक जा सकता है, दिल्ली जा सकता है, लखनऊ जा सकता है। अब किसी को असुविधा कहीं पर भी नहीं होगी। इसके लिए हम सभी की तरफ से, अपने पूरे यूपी की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। उनका बहुत बहुत आभार। हम अपनी महिला मोर्चा की तरफ से, अपनी बहनों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने करा है हरदोई से, और आज बदायूं में भी आपके द्वारा उनका सजीव प्रसारण भी दिखाया गया और आपके द्वारा शुभकामनाएं दी गई। क्या एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जो 91 किलोमीटर है बदायूं को मिला है, इससे क्या क्या फ़ायदा बदायूं को होने वाला है? देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे जो 594 किलोमीटर का प्रयागराज से लेकर के मेरठ तक जा रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने उसका भी लोकार्पण करके देश के लिए, प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए समर्पित करने का काम किया है। मैं कहूँगा कि ये एक्सप्रेसवे से केवल बदायूं के लिए ये रास्ता ही आसान नहीं हुआ है, सुगम नहीं हुआ है,
बल्कि चाहे वो किसान भाई हों, चाहे व्यापारी हों, छात्र हों, उनके लिए अपार संभावनाएं भी इससे जुड़ी हैं। हमें रोजगार की बात करूं तो चूँकि कॉरिडोर एक बड़े जो है क्षेत्र में हमारे यहाँ पर आ रहा है और उसके माध्यम से जब हमारे औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयाँ यहाँ पर लगेंगी तो निश्चित रोजगार भी हमको मिलेगा, बढ़ेगा। और मैं कहूँगा कि चाहे वो गंगा एक्सप्रेस वे हो या मथुरा से बरेली जाने वाला हमारा हाईवे हो, इन दोनों एक्सप्रेस वे हाईवे जब हमारे प्रारंभ हो जाएंगे और साथ में जिस तरह से बदायूं रुझाने के लिए रिंग रोड का काम भी शुरू होने जा रहा है, तब मुझे लगता है कि बदायूं और पिछड़े जिलों में नहीं, अग्रणी जिलों में गिना जाएगा। और अभी कुछ ही दिनों पहले 13 अप्रैल को जो बदायूं की देश की आज़ादी के बाद सबसे बड़ी डिमांड थी, बदायूं से सीधी दिल्ली के लिए ट्रेन, वो भी 13 अप्रैल को आप सबके आशीर्वाद से चलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री के आशीर्वाद से हुआ है। तब मैं कहूँगा कि अब बदायूं वो बदायूं नहीं है, अब बदायूं अग्रणी जिलों में गिना जाएगा। और जिस तरह से विकास की गति लगातार बदायूं को मिल रही है, चाहे हमारे रूरल क्षेत्र की चीज़ हो, हमारी दोनों सरकार, जिन्हें डबल इंजन की सरकार हम कहते हैं, लगातार काम कर रही है विकास के लिए। और हमारे विधायक, हमारे एमएलसी, हमारे जिलाध्यक्ष मिलकर के यूपी सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक लगातार प्रयास करते हैं। और मैं कहूँगा ये टीम बदायूं जो हमारी है पार्टी की, ये बदायूं के विकास के लिए पूरी तरह से समर्पित है। और बदायूं का विकास जो पिछले लंबे समय से इतना नहीं हुआ, वो विकास 2014 के बाद में लगातार हो रहा है। और मैं बदायूं की जनता के लिए, इस लंबे एक्सप्रेस वे के लिए, इस सुगम में एक तरह से यात्रा के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अब उनकी दूरी लखनऊ 5 साढ़े 5 घंटे की नहीं, अब 2.5 घंटे में, 3 घंटे में लखनऊ पहुंचेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे। और एक्सप्रेस वे का भी माने पीएम साहब ने बोला है कि हरिद्वार तक, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड जाने वालों के लिए भी, हरिद्वार जाने वालों के लिए भी माँ गंगा का आशीर्वाद इस प्रकार का, जो माँ गंगा का आशीर्वाद हरिद्वार से लेकर कचला, कचला से लेकर प्रयागराज सभी तक ये रोड पहुंचेगा। मुझे लगता है कि हम जहाँ पर विकास की बात करते हैं, और विरासत भी पूरी तरह से आगे बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी और योगी जी। बड़ी फैक्ट्रियाँ अब उम्मीद करेगी जनता की, बदायूं में बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, उसके लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, ये गंगा एक्सप्रेस वे औद्योगिक गलियारे जो हमारा इकाइयों की बात जो आप कर रहे हैं, इसके लिए लगातार, क्योंकि भारत सरकार में मैं हूँ, तो जिस तरह से रेलवे को ईमानदारी से सार्थक प्रयास किया है, उसी प्रकार से अपने जनप्रतिनिधियों के साथ, आदरणीय बागीश पाठक जी अपने विधायकों के साथ हम इसके लिए सार्थक ईमानदारी से प्रयास करेंगे। और मुझे बड़ा विश्वास है कि हम औद्योगिक क्षेत्र में कुछ बड़ा करने का प्रयास करेंगे, जिससे यहाँ पर रोजगार के अवसर भी बढ़े और बदायूं विकास के लिए और चले। बिनावर के पास हेलीपैड की भी बात हो रही थी, जहाँ से केदारनाथ और वहाँ तक की संभावना जताई जा रही थी, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, बदायूं 3 इंटरचेंज हुए हैं और जिस तरह से हेलीपैड की बात हो रही है, मेरी बात भी हुई है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड से मेरी मुलाकात हुई थी, उनसे भी इस विषय पर चर्चा हमारी हुई है। और मुझे लगता है कि कोई बात चर्चा होती है, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम शिलान्यास भी करते हैं और लोकार्पण भी करते हैं, तो हमारे यहाँ चर्चाओं का दौर शुरू होता है और चर्चाएं ही नहीं, वो विकास के रूप में अंतिम रूप लेती हैं। तो मुझे लगता है ये काम भी निश्चित पूरा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आज गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कुछ ही समय पहले लोकार्पण करके प्रदेश और देश के लिए समर्पित किया। मैं इस अवसर पर बदायूं वासियों के लिए और प्रदेश वासियों के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से ये गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा, जिसमें 12 जनपद सीधे से जोड़ रहे हैं, और बदायूं की विशेषता ये है कि 21 इंटरचेंज हैं, उनमें से हमको 3 इंटरचेंज मिले और बड़े 92 किलोमीटर के लगभग बदायूं से होकर के ये गंगा एक्सप्रेस वे गुजर रहा है। ये गंगा एक्सप्रेस वे से केवल मेरठ से प्रयागराज की दूरी कम ही नहीं होगी, बल्कि पूर्वांचल और पश्चिम की जो दूरी ज़्यादा थी वो दूरी भी घटेगी। हम यहाँ से कचला गंगा मैया के दर्शन करके, नहा करके शाम को प्रयागराज जाकर के गंगा माँ के दर्शन कर सकते हैं। हम बाबा विश्वनाथ के काशी
दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अभी माननीय मोदी जी ने कहा इस एक्सप्रेस वे का और विस्तार करके हरिद्वार तक पहुंचाने का काम भी होगा। जो हरिद्वार हो या उत्तराखंड का देहरादून हो या उधर, निश्चित रूप से हम पहुँच सकेंगे। आज जिस लखनऊ के लिए जाने में हमको 5-6 घंटे लगते थे, अब वो 2.5 से 3 घंटे में लखनऊ पहुँचेंगे। हम 2.5 से 3 घंटे में दिल्ली पहुँचेंगे, मेरठ पहुँचेंगे। जो हमारा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जिस जेवर एयरपोर्ट नोएडा का कहते हैं, वहाँ पर हम आराम से जाकर के दिल्ली पार करके हमको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब मैं कहूँगा ये एक्सप्रेस वे ये बदायूं के लिए नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए वरदान साबित है। और ये केवल वाहन हमारा यात्रा को सुगम नहीं करेगा, ये अपार संभावनाओं के लिए भी पूरा करने का एक्सप्रेस वे है। चाहे युवाओं के लिए रोजगार की बात हो, चाहे व्यापारियों के लिए व्यापारिक क्षेत्र में उनके विस्तार की बात हो, और ये औद्योगिक कॉरिडोर यहाँ पर बन रहा है। मुझे लगता है कि जब औद्योगिक कॉरिडोर के माध्यम से यहाँ पर उद्योग स्थापित होंगे, मुझे लगता है कि बदायूं कभी जो पिछड़े जनपदों में गिना जाता था, आज कौशाम्बी जिले के पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के जाफरपुर महावा गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां प्रशासनिक आदेश पर कब्र खोदकर युवती का शव बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि डीएम के निर्देश पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। बताया जा रहा है कि युवती की 21 अप्रैल को प्रयागराज स्थित जेके हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हुई थी, जिसके बाद परिजनों ने शव को दफना दिया था और साथ ही लेकिन मृतका की छोटी बहन द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद प्रशासन हरकत में आया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक एक फोन रिकॉर्डिंग भी सामने आई है, जिसमें प्रेम प्रसंग और साथ ही शादात नाम के युवक का जिक्र होने की बात कही जा रही है। मृतका की बहन ने आरोप लगाया है कि शादाब ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया और कई बार अबॉर्शन भी कराया है। मामले को गंभीरता से देखते हुए डीएम ने आदेश दिया है कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कब्र को खोदकर शव निकाला गया। बहराइच जिले के हुजूरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गौर घोसियाना गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक परिवार पर जानलेवा हमला और लूटपाट का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई और महिला का आरोप है कि गांव के ही बड़कऊ सगीर फुरकान सहित अन्य दबंगों ने पुलिस की मौजूदगी में उसके घर पर धावा बोल दिया है। उस समय घर पर वह सो रही थी। आरोप है कि हमलावरों ने उसके साथ मारपीट की और मोबाइल फोन छीन लिया है और साथ ही पीड़िता के अनुसार दबंगों ने घर में रखा अनाज, 2 भाइयों के दहेज का सामान, बकरी और साथ ही भैंस भी खोल ले गए हैं। महिला ने बताया है कि यह विवाद करीब 1 साल पुराना है, जब उससे उसके चाचा की हत्या कर दी गई थी और महिला का आरोप है कि अब गवाही और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए आरोपियों ने साजिश के तहत अपने ही बीमार भाई भूरे की हत्या कर उसके परिवार को फंसाने की कोशिश की है। वर्तमान में पीड़िता के परिवार के 5 सदस्य जेल में बंद है, जबकि वह घर में अकेली रह रही है। पीड़िता का कहना है कि यह दबंग इस स्थिति का फायदा उठाकर लगातार उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? साइमा। कहाँ से आई हैं? गौर घोसियाना थाना हुजूरपुर। क्या समस्या डीएम साहब की आई हैं आप? समस्या ये है कि हमारे घर में जो भैंसे वैसे थी वो सब खोल लिए, बड़कऊ सगीर और एक महिला वहाँ पे लेटी थी, उसको मारा पीटा गया, उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस वाले वहाँ पे थे और हमारे घर पे जो सामान वामान था, गेहूँ गल्ला बकरी भैंसे वो सब खुल गई हैं, नहीं है वहाँ पे कुछ भी नहीं है। 2 भाइयों का दहेज था वो भी उठ गया है पुलिस वालों के होते हुए। कौन लोग हैं ये जो उठा ले जा रहे हैं आपके घर का सामान? बड़कऊ सगीर फुरकान और मर्जीना, जरीना, हीना, बुच्ची, ये लोग हैं। रंजिश क्या रही?
रंजिश ये है कि जैसे कि हम वहाँ पे गए थे, हमारी अम्मी नहीं थी, वो बहराइच में थी, हम आए थे गौड़ी पे काम करने, कम से कम वहाँ पे 1 घंटा काम किए, कोई बवाल नहीं था। जब हम वहाँ से गए तो हमारा एक पुराना घर है, वहाँ पे हम घर देखने गए तो फुरकान, अबिया, नैका ये लोग आपस में मतलब इशारेबाजी कर रहे थे, हमें कुछ पता नहीं था। हम फ़ौरन अपने चाचा के यहाँ गए, वहाँ जाते ही आवाज़ आने लगी कि मारपीट कर रहे हैं वो लोग, तो हमसे उनसे कोई वास्ता तो है नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं है। तो हम पीछे से आए मस्जिद से, तो वहाँ पे घर के सामने हमने थोड़ा सा वीडियो बनाया और फिर अब्बू के पास फ़ोन किया कि आपस में ये अपने ही भाई को मार रहे हैं, भूरे को, जो वो बीमार था। तो अब्बू ने कहा कि हमसे उनसे कोई वास्ता नहीं, वो कुछ भी करें, आप वहाँ से जाइए। तब भी हम वहाँ पे खड़े थोड़ा सा वीडियो बनाए। हम आगे नहीं गए इसलिए क्योंकि हमारी जान को भी खतरा था कि कहीं हमें ना मार दे, तो इसलिए हमने दूर से वीडियो बनाया। तो ये अशरफ अपने बूते अपना सर फोड़े और फुरकान अशरफ सगीर बड़कों ने ही भूरे को मारा। रंजिश का कारण क्या रहा, ये आखिर विवाद क्या रहा? रंजिश का कारण ये है कि हमारे चाचा 1 वर्ष पहले उनको बेरहमी से रिश्तेदार और ये हमारे फुरकान बड़कों सगीर अशरफ भूरे ने उन्हें दर पे ही मार दिया था। दर पे ही उनकी मौत हो गई थी, 4 लोग घायल हो गए थे। तो इसलिए कि मतलब जैसे रंजिश है, तो इसलिए इन लोगों को इन बयान कागज़ लगा था, तो ये लोग जेल जाने वाले थे, तो उसका षड्यंत्र इन लोगों ने रचा और अपने ही भाई को मार दिया और मेरे घर वालों को फंसाया जा रहा है। मेरे अम्मी, अब्बू, चाचा, भाई लोगों को फंसाया जा रहा है, जो कि 5 लोग जेल जा चुके हैं और अभी भी हमारे घर पे वहाँ पे सामान उठाते हैं। मर्जीना गई हैं, वहाँ पे गुंडई कर रही हैं और सगीर बहुत, और पुलिस के होते हुए वहाँ पे ईंटा चलाया जा रहा है। किस गांव की घटना है ये गांव गौर घोसियाना की घटना है। थाना हुजूर। बहराइच के फखरपुर क्षेत्र में भीषण बिजली संकट को लेकर अब ग्रामीणों का गुस्सा खुलकर सामने आ गया है। अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से परेशान लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए 1 सप्ताह के भीतर व्यवस्था सुधारने की मांग की है। बुधवार को दर्जनों ग्रामीणों और किसानों ने उपखंड विद्युत अधिकारी फखरपुर तथा जिलाधिकारी बहराइच को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान कृष्ण कुमार पंडित, नीरज पाठक और साथ ही शमसूल हक और साथ ही कलामुद्दीन अंसारी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से बिना किसी पूर्व सूचना में घंटों बिजली कटौती की जा रही है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा क्षेत्र में ट्रांसफार्मरों पर अधिक लोड के चलते बार बार फूंक रहे हैं, लेकिन समय पर उन्हें बदला नहीं जा रहा, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। परेशानी बढ़ गई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर 1 सप्ताह के भीतर बिजली व्यवस्था को सुधार नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। पावर हाउस पर आने वाले उपभोक्ताओं की समस्याएं सम्मान पूर्वक सुनी जाए। अब देखना होगा कि प्रशासन इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेता है। नाम के पंडित है, गयाधरपुर से आते हैं और इसी पावर हाउस में मेरा भी कनेक्शन है, उपभोक्ता है। आए दिन बिजली की समस्याएं हैं, जो इनका जो लैंडमैन है, इसके बाद में जो यहाँ के पावर हाउस के जितने भी मेंबर हैं, किसी का फ़ोन नहीं उठाना है। अगर कोई उठाते भी हैं तो अगर कोई पूछ ले कि साहब मान लो आपका नाम क्या है, समस्या बतानी है, तो उसको गाली देंगे, बोलेंगे आओ यहाँ पे आपकी गुंडाई ख़त्म करेंगे, ये करेंगे, फलाना करेंगे। रात में 10 मिनट की लाइट आती है, 3 घंटे गैपिंग कर देते हैं। हम लोग आए दिन परेशान हैं लोग, हम इसलिए सोशल मीडिया पे हम लोग डाले कि साहब आप सही कर दो। कहीं पे तार की समस्या है, कहीं अगर 33,000 की दिक्कत आती है तो हम मान सकते हैं कि आंधी तूफान आ गया है। ना कोई आंधी तूफान है, न कि पानी गिरता है, ना कुछ। इसके बाद में 15 दिन हो गया है, रात में मात्र 3 घंटे लाइट आ रही है। पूरी सुबह से लेकर रात में 18 घंटे का शेड्यूल आया है। 18 घंटे छोड़ दीजिए, आप 12 घंटे लाइट दीजिए। आपको अगर रोस्टिंग के नाम पे काटना है लाइट तो दिन में काट दीजिए। रोस्टिंग अभी एक नया नियम कल आया है, एक तरह से लगेगा 11:30 बजे से 4 बजे तक, लेकिन उसको रात में काटते हैं आप। 9:55 पे लाइट लगाएंगे, काट देंगे, 12:55 पे आएगी, 12:55 काटेंगे, सुबह 4 बजे आएगी। ये दिक्कतें चल रही हैं। अभी कोई फ़ोन कर दे, अभी 1 घंटा हो गया हम लोग यहाँ खड़े हुए, कोई स्टाफ पूछने नहीं आएगा भैया आप लोग कहाँ पे आए हैं, क्या करने आए हैं, कोई पूछने नहीं आया है। ये इनकी दादागिरी है यहाँ पर, इसलिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। आगे अभी हम लोग आज इनको एक ये जब्ती देने आए हैं ज्ञापन। इसके बाद में हम लोग पूरे जितना भी फखरपुर थिएटर पे जितनी भी कनक उपभोक्ता है सबके पास जाएंगे और सबका धरना प्रदर्शन की एक तारीख निश्चित करेंगे। हम 8 दिन के लिए समय लेकर आए हैं, देंगे आज ज्ञापन। जिलाधिकारी महोदय को देना है, एसओ साहब को फखरपुर देना है और एसडीओ साहब को देना है। इसलिए
मनोज कुमार पाठक है, मैं गजाधरपुर से आया हुआ हूँ और मैं इसी पावर हाउस का उपभोक्ता भी हूँ। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक शेड्यूल जारी किया है, जिसमें सुबह 8:15 से 11:15 तक और दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक ये कुल मिलाकर 6 घंटे की कटौती घोषित की गई है। उसके अलावा 18 घंटे बिजली देने का सरकार का वादा है। मैं जानना चाहता हूं कि ये पावर हाउस सरकार की योजनाओं को बदनाम करने, सरकार को बदनाम करने की मंशा से चला रहा है पावर हाउस, या यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं सरकार विरोधी हैं, या भाजपा विरोधी हैं, या मुख्यमंत्री जी के विरोधी हैं, या फिर सिर्फ उनकी योजनाओं के विरोधी हैं। अगर उन्होंने 18 घंटे का दावा किया है तो ये 18 मिनट भी बिजली नहीं दे रहे हैं। 18 मिनट देने के बाद तुरंत 3 घंटे की रोस्टिंग क्यों कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं, और अघोषित जितनी भी कटौतियाँ हैं उनका क्या कारण है। ये सरकार को बदनाम करने की सिर्फ और सिर्फ इस पावर हाउस की एक साजिश है। इसके तहत मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस पावर हाउस में जितने भी कर्मचारी हैं सब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के विरोधी हैं, या फिर उनके वादों को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, या फिर सरकार के विपक्ष में योजना बना रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि जो भी आप सरकार ने घोषित किया है 6 घंटे की कटौती करके 18 घंटे बिजली देने का, उस वादे को ये पूरा करें और उस वादे के नियम के हिसाब से ही कटौती की जाए। अगर कोई भी अघोषित कटौती होती है तो हम लोग चक्का जाम करके प्रदर्शन करेंगे, कोई भी गाड़ी पास नहीं होने देंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। ये कौन सा केंद्र है? ये पखरपुर उप केंद्र है। क्या नाम है आपका? आप लोग कहाँ आए हैं? मेरा नाम भैया लाइट आपको क्या होता है? मैं वजीरगंज का निवासी हूँ और ये बिजली विभाग जो है कंटिन्यू रोज दिन जो है कटौती करती है। उसके खिलाफ हम लोग एसडीओ साहब को ज्ञापन देने आए हैं और क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुना जाए। इस वक्त जो है बच्चे पढ़ाई में मुश्किल, इतनी भीषण गर्मी हो रही है, उसके लिए हम एसडीओ साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि जल्द से जल्द क्षेत्र की समस्या को दूर किया जाए और बिजली जो है सुचारू रूप से चालू किया जाए, सुचारू रूप से देने का काम करें। हमारा नाम श्यामजी त्रिपाठी है, हम पखरपुर के रहने वाले हैं और इस पावर हाउस के उपभोक्ता भी हैं। इस समय जो एसडीओ हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह, इनकी जो हालत है ये बहुत ही दयनीय है और ये बहुत ही बदतमीज आदमी है। अभी 3-4 दिन पहले हमारे 2-3 उपभोक्ता हैं और अपने पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, उनसे इन्होंने बदतमीजी किया है और अपने कैंपस में बंद करके और उनसे हाथापाई भी किया है, गाली गलौज भी किया है। इसके साथ स्मार्ट मीटर जो लग रहा है, स्मार्ट मीटर में तमाम तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। गरीब जनता जो है बिजली बिल दे रही है, उसके बाद भी उसका मीटर बंद हो जा रहा है, लाइट बंद हो जा रही है। निदान हो समस्या जो और आघोष कोई घोषित बिजली कटौती नहीं है, मतलब जब मन आता है तभी ये लाइट काट देते हैं। पूरी रात लाइट नहीं रहती है, सुबह 3 बजे 4 बजे लाइट देते हैं। इन्हीं सभी समस्याओं के लेकर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज ज्ञापन देंगे, इसके बाद धरना प्रदर्शन होगा और चक्का जाम होगा। क्या नाम है? कलामुद्दीन अंसारी, फखरपुर निवासी हैं। हम लोग इसी पावर हाउस के उपभोक्ता हैं और जब से ये गर्मी शुरू हुई है तब से रात में लाइट नहीं मिलती है। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब परेशान हैं। फ़ोन करो, एसडीओ महोदय फ़ोन नहीं उठाते हैं, न जेई साहब फ़ोन उठाते हैं। उसके बाद फ़ोन कई लोगों के जो है ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। जब ज़्यादा फ़ोन करो तो ब्लैक लिस्ट कर देते हैं और लोगों को धमकी देते हैं कि जो है मुकदमा लिखवा देंगे तुम्हारे खिलाफ। पूरी रात लाइट गायब रहती है, जिससे पूरा जनमानस परेशान है इस भरी उमस में। इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं और एसडीओ साहब की ये दादागिरी देखिए कि इतना जनसमूह पावर हाउस के गेट पे खड़ा है, वो अपने कमरे से निकलकर यहाँ नहीं आ रहे हैं। कई बार कई लोगों से ये बदतमीजी कर चुके हैं, हाथापाई कर चुके हैं। अगर ये विद्युत कटौती बंद नहीं हुई तो हम सारे लोग, पूरे जवार के लोग इकट्ठा होके इस लखनऊ हाईवे का चक्का। खबर श्रावस्ती से है, जहां भारत नेपाल सीमा पर मानव तस्करी के एक बड़े प्रयास को एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने नाकाम कर दिया है। आपको बता दें, मामला सीमा चौकी गुज्जर गौरी क्षेत्र के ताल बघोरा गांव के पास का है, जहां मोटरसाइकिल से 2 नेपाली लड़कियों को ले जा रहे एक संदिग्ध युवक को जवानों ने पकड़ लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी दोनों लड़कियों को मानव तस्करी के उद्देश्य से ले जा रहा था और साथ ही जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों लड़कियों को सुरक्षित मुक्त कराया है और साथ ही गिरफ्तार आरोपी की पहचान मिथिलेश कुमार निवासी सिरसिया श्रावस्ती के रूप में हुई है। एनजीओ देहात इंडिया के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में आरोपी और दोनों लड़कियों को थाना सिरसिया पुलिस के सुपुर्द किया गया।
खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव में रफ्तार एक बार फिर जिंदगियों पर भारी पड़ गई है। बिहार थाना क्षेत्र के कीरतपुर गांव के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि बताया जा रहा कि तेज रफ्तार बुलेरो और साथ ही डंपर में टक्कर हो गई है और हादसे के बाद दोनों गाड़ियां खंती में चली गई हैं और साथ ही घटना में बुलेरो के परखच्चे उड़ गए हैं। हादसे में लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। जिला अस्पताल इलाज जारी है, जबकि एक व्यक्ति को गंभीर हालत में कानपुर रेफर किया गया। आपको बता दें कि बिहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत बक्सर सुमेरपुर मार्ग पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा कि मुंडन संस्कार से लौट रहे बुलेरो और डंपर की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने सबसे पहले राहत बचाव कार्य शुरू किया है और घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू करते ही बुलेरो में फंसे लोगों को बाहर निकाला और हादसे में 5 महिलाओं और साथ ही 1 पुरुष की मौत हो गई है, जबकि अभी 4 लोग घायल हैं, जिनमें से एक गंभीर घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है और साथ ही डीएम और एसपी ने घटना घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दे दिए हैं। यहाँ जब आए तो मृत अवस्था में पाए गए। बाकी आनंद 2 बच्चे हैं और 2 महिलाएं हैं, जिसमें से एक महिला ज्योति नाम की है, उसकी प्राथमिक उपचार के दौरान मतलब मृत्यु हो गई है और बाकी एक है जिनको हेड इंजरी है, उनको भर्ती करा दिया गया है, प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। बाकी 2 बच्चे हैं, वो भी अभी स्थिति सामान्य बनी रखी है। आपके हॉस्पिटल में कुल कितने मरीज आए थे, उसमें वर्तमान में कितने लोग खत्म हो गए, कितने इलाज चल रहे हैं? हमारे हॉस्पिटल में 6 मरीज आए थे, जिसमें से 2 लोगों की डेथ हो चुकी है, बाकी 4 लोगों का प्राथमिक उपचार चल रहा है। सर, 3 लोगों की कुछ मृत्यु घटना स्तर पर हुई है, पुलिस ने बयान भी दिया है, तो कुल मिलाकर अब कितनी मौतें? हाँ, ये सुनाई दे रहा कि 3 पेशेंट और भी थे, लेकिन शायद वो पहले से मृत हो गई थी उनकी, तो उनको शायद पोस्टमार्टम हाउस में शिफ्ट करा दिया गया। 5 लोगों की कैजुअल्टी हुई। हाँ, टोटल। हमारा नाम गोलू। गोलू, ये जो खत्म हुए हैं वो कौन है आपके? हमारे चच्चू हैं। चच्चू कहाँ जा रहे थे? ये आपको गंगा नहा के वापस आ रहे थे। ये कहाँ पे घटना घटी? सुमेरपुर पुल के पास। तो ये आपको कब पता चला कि खत्म हो गया? अभी सुबह 9:30 बजे करीब। अच्छा, कितने लोग खत्म हुए, कुछ जानकारी हुई? हमको लगता है 4 से 5 लोग खत्म हुए। 4 से 5 लोग खत्म हो गए। सब परिवार के लोग थे कि अलग? नहीं, घर परिवार के ही लोग थे सब। हाँ, सब लोग घर ही के थे। गंगा नहा के ही वापस आ रहे थे। लेकिन तो मौत हुई है, पता चला जानकारी हुई है? नहीं, जानकारी तो नहीं हुई फिलहाल। तो हमको लगता है 4 लोग पोस्टमार्टम के लिए गए हैं, चच्चू मारे हैं और 1 लोग भी अंदर गए। लगभग मतलब कुल मिलाकर के 6-7 लोग थे टोटल। इसमें एक बच्ची है और एक लड़का बच्चा है, बस छोटा सा। बाकी सब लोग? बाकी एक्सपायर हो गए। क्या लोग खत्म हो गए? हमें समझ रहे 4 लोग उसी में हैं और 1 लोग ये चच्चू मारे। 5 लोग। कितने लोगों की मौत है, किस तरीके से घायलों को उपचार के लिए? देखिए, आज सुबह लगभग 11 बजे के करीब कीरतपुर गांव तहसील बीघापुर के अंदर एक बोलेरो जो ओवरटेक कर रही थी एक पुलिया के परिसर में, उसी क्रम में दुर्घटना हुई और पीछे से आता हुआ जो डंपर है वो उस दुर्घटनाग्रस्त जो बोलेरो है उस पर पलट गया। इसी क्रम में 10 लोग जो हैं इसकी चपेट में आए और उसमें से 2 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई और तुरंत सूचना पाके जो हमारा प्रशासन है और पुलिसकर्मी हैं वो मौके पे पहुंचे और जो घायल व्यक्ति हैं उनको जिला अस्पताल में लेके आए। इसी क्रम में 4 अन्य व्यक्ति जो हैं उनकी भी मौत हो गई है और इसके दौरान इसीलिए अभी मेरे द्वारा और एसपी साहब के द्वारा मौके का मुआयना कराया गया है। हॉस्पिटल में आके हम लोग देखे हैं कि जो परिजन हैं और जो घायल अवस्था में जो भी लोग हैं उनकी स्थिति कैसी है, इनको अच्छा उपचार हमारे द्वारा कराया जा रहा है। साथ ही जो लोग मृत हो गए हैं उनको मुआवजे की जो धनराशि है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो राहत कोष है उसके द्वारा कराया जा रहा है और जो भी सहायता प्रशासन द्वारा की जा सकती है उसको हम लोग करवा रहे हैं। सर, हादसे की वजह निकल गई कैसे? देखिए, ओवरटेक जब बुलेरो कर रही थी गाड़ी से तब दुर्घटना हुई और इसी क्रम में जो पीछे से जो डंपर आ रहा था वो दुर्घटनाग्रस्त जो बुलेरो। सोनभद्र की म्योरपुर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां शादी की खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब जयमाल के दौरान दूल्हा शराब के नशे में स्टेज पर ही गिर पड़ा। दूल्हे की इस हरकत से नाराज होकर आपको बता दें कि दुल्हन ने शादी से साफ इनकार कर दिया। बारात बैरंग वापस लौट गई। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। आपको बता दें कि म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गाँव में सोमवार को आई बारात उस समय विवाद में बदल गई है जब जयमाल के दौरान दूल्हा नशे की हालत में मंच से गिर पड़ा।
बड़ा बताया जा रहा है कि बारात मध्य प्रदेश के सिंगरौली से आई थी। शुरुआत में लोगों को लगा कि दूल्हा थकान की वजह से लड़खड़ा रहा है, लेकिन जल्द ही साफ हो गया कि वह शराब के नशे में है। जयमाल की रस्म के दौरान दूल्हा बार बार गिरने लगा और उल्टा सीधे बातें करने लगा, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। दुल्हन ने हालात को देखते हुए तुरंत शादी से इनकार कर दिया। परिजनों ने कहा कि हम अपनी बेटी की जिंदगी के साथ समझौता नहीं कर सकते। जब दूल्हा इस हालत में है तो आगे क्या होगा, इसी सोच के साथ हमने शादी से मना कर दिया। ऐसा मामला पहली बार देखा गया है जहां लड़की ने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही है। दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया गया। दूल्हा पक्ष ने दहेज में दिए गए 3 लाख रुपए 40 दिन में लौटाने का लिखित आश्वासन भी दे दिया है। द्वार पूजा के ही समय जो द्वार पूजा कायदे का नहीं हुआ, फिर भद्दा गाली देने लगा लोगों को। इसके बाद जो है लड़की शादी से इनकार कर दी। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां सिद्धार्थनगर में हेलीकॉप्टर में दुल्हन की विदाई बना चर्चा का विषय। इटवा तहसील निवासी सुभाष चौधरी के बेटे की शादी में दूल्हा हेलीकॉप्टर से लेकर कठेला समय माता थाना क्षेत्र के खैरा गांव पहुंचा। हेलीकॉप्टर उतरते ही ग्रामीणों में भारी भीड़ मौके पर जुट गई। सुरक्षा व्यवस्था के बीच दुल्हन भी की धूमधाम से विदाई कराई गई। पूरे इलाके में ये अनोखी शादी और हेलीकॉप्टर से हुई विदाई चर्चा का केंद्र बनी हुई है। सिद्धार्थनगर जिले में युवक का शव नाले में मिलने से सनसनी फैल गई। सदर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर राजा टोला लोधवपुरवा निवासी 30 वर्षीय जसवंत लोधी बीते 28 अप्रैल से लापता थे। आज सुबह कोई लहरा नाले के पुल के नीचे पानी में उसका शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जाँच की मांग की है और मृतक के 3 छोटे बच्चे हैं, जबकि पत्नी गर्भवती बताई जा रही। घटना के बाद गाँव में मातम का माहौल है। शादीशुदा थे। बच्चे हैं 2-3। क्या हुआ है? कल 4 बजे निकले हैं मार्केट में बाजार करने के टाइम पे। 4 बजे के बाद लापता है। खाना खाने के टाइम में सबको याद पड़ा, तो वही टाइम पे हमें ढूंढे लागे। अभी थोड़ी किसी मालूम रहा कि मैं मार्केट आपको जानकारी कैसे हुई? जानकारी सवेरे अम्मन की सबको किसी ने फोन किया गांव पे, उसी के आधार पे फिर पता चला कि शाम के गायब है। तो भाई के जना हमारा लड़का हो गायब हो गया है। कुछ के लिए हम लोग भाग के चले आए तो देखे हमारा ही लड़का है। क्या देखा वहाँ पे आपने? हम लोग देखे हैं कि पानी के अंदर मार के फेंक दिए। कौन मार के फेंके हैं पता नहीं। किसी पर शंका है? शंका तो नहीं है, लेकिन निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यानी पूरा क्लियर है कि किसने मारा? मारा हुआ ही है, बगैर मारे तो पानी के अंदर। अब मीडिया अगर जांच ले तो मीडिया पता लगा ले कि पानी के अंदर कैसे जाएगा 25-30 फीट के लंबा से। तो उनका मोबाइल, उनका गाड़ी साइकिल चलावत रहे और अनपढ़ गवार में थे। 100 रुपया का चिल्लर दे देते तो भी नहीं गिन पाता। बताओ, वरना वो सीधा सा मोबाइल चलाते थे। मोबाइल चलावत रहे और साइकिल चलावत रहे। उसके बाद में पता नहीं कौन अपना बड़ा दुश्मन हम के संग दुश्मनी अदा कर दी। तो आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की है। ये किस नंबर के थे? ये पहला नंबर का था। सबसे बड़े थे?
सबसे बड़ा। मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी लापरवाही उजागर। सी ब्लॉक में 12 घंटे में बिजली आपूर्ति ठप। पैथोलॉजी लैब और साथ ही डेंटल विभाग का काम पूरी तरह बंद। अस्पताल में वैकल्पिक बिजली व्यवस्थाएं फेल। सैकड़ों मरीज बिना जांच और इलाज के लौटे हैं। ब्लड सैंपल खराब होने की कगार पर पहुंचे और पानी और साथ ही सफाई की भी गंभीर समस्या। मरीजों ने अव्यवस्था और लापरवाही पर लगाए आरोप। दूर दराज से आए मरीजों को भारी परेशानी, पर्ची तक नहीं काट पा रही और साथ ही इलाज पूरी तरह प्रभावित है। डॉक्टर और स्टाफ भी काम करने में असमर्थ है। नोडल डॉक्टर ने केबल फॉल्ट का बताया है कारण। समस्या को लेकर उच्च अधिकारियों को दी गई जाएगी रिपोर्ट। और साथ ही मरीज की दो टूक। भाजपा के विधायक मंत्री होने के बावजूद ऐसी दुर्दशा पर उठे गंभीर सवाल। कल रात से ही बताया जा रहा है कि लाइट नहीं है और सी ब्लॉक में आपके। तो बिजली न होने की वजह से कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बिजली न होने की वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। वो बताया गया कि पावर हाउस में केबल बदले गए हैं, उसकी वजह से यहाँ पर कुछ फॉल्ट आया है, तो उसको करेक्शन में टाइम लगेगा। इस वजह से जो है लाइट में दिक्कत आ रही है। यहाँ मरीजों की जांच भी होती है और सैंपल्स जैसे यहाँ रखे गए हैं, कल रात से ही सैंपल्स रखे गए हैं, तो वो कितने ठीक होंगे और रिपोर्ट्स कितनी अच्छी आएंगी? हाँ, तो मैंने तो इसकी ब्लॉक की जो प्रभारी का जो कार्यभार है 2 दिन पहले लिया है। तो आज हम लोगों की एक मीटिंग होने वाली है जिसमें हम ये सब समस्याओं को रखेंगे कि यहाँ पर इमरजेंसी सेवाओं के लिए जैसे ही लाइट जाती है जनरेटर और इन्वर्टर की व्यवस्था जरूरी है। अभी जनरेटर नहीं है यहाँ पे? जैसा जो मुझे लगता है, क्योंकि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर जो भी है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, उसने मुझे कोई जानकारी ऐसी नहीं दी। वो छुट्टी पे चल रही है डॉक्टर अंकिता कि यहाँ पे जनरेटर की सुविधा है कि नहीं है सी ब्लॉक में। बाकी जगह तो है, सी ब्लॉक का मुझे इस बारे में कोई जानकारी अभी है नहीं। जनरेटर की व्यवस्था, लैब भी है और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे? डेंटल भी है, डेंटल है, पैथोलॉजी लैब है, सब है। तो इसके लिए हम लोगों ने अभी दे दिया गया है कि जनरेटर और इन्वर्टर की सुविधा हम लोगों को प्रदान की जाए ताकि मरीजों का काम रुके ना। लेकिन मैम अगर पैथोलॉजी लैब है और जनरेटर की सुविधा यहाँ नहीं है तो कितना गंभीर है ये? प्रिंसिपल सर अभी जो छुट्टी पे हैं 2 दिन, तो प्रभारी प्रिंसिपल जो है उनको मैं फ़ोन कर दिया है, इस बारे में सब बता दिया है कि ये दिक्कतें यहाँ हो रही हैं। नहीं, सवाल ये है मैम कि लैब यहाँ पैथोलॉजी लैब है और ऐसे में यहाँ अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था न हो तो कितना गंभीर मामला है। आपको तो फिर ये अथॉरिटी से बात करनी पड़ेगी, जो प्रिंसिपल हैं यहाँ के उन्हीं से बात करनी पड़ेगी। मेरे को तो नोडल का कार्यभार अभी 2 दिन पहले दिया गया है, तो जो जिम्मेदार लोग हैं वही इस चीज़ को बता पाएंगे। आए दिन मैम यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल हम लोग खुद परेशान हैं। पानी को लेके भी तीमारदारों ने भी शिकायत किया है। पानी की दिक्कत तो है, 6 महीने से दिक्कत हो गई, आज तक इसकी सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पाई। अथॉरिटी ही बता पाएगी। मैम आप भी कुछ लिखे मतलब अपनी तरफ से? हम तो अपनी तरफ से मैं आज पूरी एक लिखित में मैंने बना लिया है कि क्या क्या यहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं और क्या क्या हमको चाहिए, वो मैं लिखित में दे रही हूँ। ये हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और चेंज यहाँ से बदला है। डॉक्टर तपन मंडल जो हैं थे पहले डिप्टी MS, वो हटे हैं, तो हम लोगों को जिम्मेदारी अलग अलग ब्लॉक की अलग अलग लोगों को दी गई है। तो हम आज तीनों लोग मिलकर एक मीटिंग कर रहे हैं क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और कैसे उनको सुधारा जाए। लोगों की जिम्मेदारी को तय करना बहुत ज़रूरी है। जो जिम्मेदार लोग नहीं हैं, मतलब एक के ऊपर एक जो टालने वाली प्रवृत्ति है, उसको हटाने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे ताकि ये इसको ठीक किया जा सके। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर ज्योति अग्रवाल हूँ। यहाँ क्यों आए थे? जी हमारा एक दिक्कत है, दिखाने आए थे। यहाँ पर्ची नहीं कट रही है, तो पर्ची वाले बोले कि जब पर्ची नहीं कटेगी तो कोई चीज़ नहीं करेंगे हम। पर्ची क्यों नहीं कट रही है? लाइन नहीं है सर। लाइट नहीं है? जी सर, 12 बजे रात से लाइट नहीं है। अच्छा। हाँ, और उसके बाद गए थे कोई डॉक्टर बोला कि भाई हम क्या करेंगे, यहाँ कोई सुन ही नहीं रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सर, कोई सुनवाई नहीं। हम मध्यपुर बट से बंसरा से आए। आप कहाँ जाएंगे? अब सब घर जाएंगे, जब कोई सुनवाई नहीं हो रहा है तो साहब यहाँ क्या करेंगे। हम 7 बजे से आए। रविकांत जी, आप यहाँ क्यों आए थे? यहाँ हम अपने भाई को लेकर इलाज कराने आए थे। रात 3 बजे से आए हैं और 3 बजे के पहले से ही लाइट नहीं है, सफाई का व्यवस्था नहीं है, लाइटरिंग से बदबू आ रही है। डॉक्टर जो हैं वो बाहर चले जा रहे हैं, बिजली ना होने की वजह से कोई काम नहीं हो पा रहा। ब्लड सैंपल दिए, अभी तक ब्लड रिपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पाया? बता रहे हो लाइन की समस्या है, जबकि यहाँ मुख्यालय से 1 किलोमीटर सटा हुआ ये मेडिकल कॉलेज है। यहाँ भाजपा के 4 विधायक हैं, मंत्री हैं, उसके बावजूद भी इस हॉस्पिटल का दुर्व्यवस्था है। दूर दूर से यहाँ से लोग, ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं और खाली हाथ बिना इलाज कराए वापस चले जा रहे हैं। तो ये लाइट कितने घंटे से गायब है यहाँ पे? लाइट 12 बजे रात से गोल है। डॉक्टर को द्वारा बताया जा रहा है AC नहीं चल रही, सभी जो मरीज भर्ती हैं वो बेहाल हैं पसीने से। इन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था इनको करना चाहिए, वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है इनके पास। वैकल्पिक व्यवस्था भी इनके पास, जनरेटर होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं, एकदम अंधेरा पड़ा हुआ है, सब अंधेरे में है पूरा, बिल्कुल अंधेरा, रात से अंधेरा। हम तो यहाँ
3 बजे से देख रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों द्वारा बताया जा रहा है कि 12 बजे से लाइट नहीं है, एसी नहीं चल रहा है, सफाई की व्यवस्था नहीं है। यहाँ के छोटे स्टाफ जो है मरीजों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। काम क्या पूरी तरह बिल्कुल काम ठप है, कुछ भी नहीं हो पा रहा। खबर सोनभद्र से है, जहां रेणुका नदी पुल की जर्जर हालत में लोगों ने चिंता जताई है। लापरवाही पर प्रशासन घिरा। चौपन भरहरी मार्ग का पुल बना खतरे का कारण, कभी भी हादसा होने का डर है। समाजवादी नेता प्रदीप कुमार यादव ने डीएम को सौंपा पुल की मरम्मत को लेकर ज्ञापन, और पुल की जगह जगह से नुकीली सरिया बाहर निकलने का बना है खतरा। रोजाना सैकड़ों वाहन इसी मार्ग से गुजरते हैं। छात्र छात्राओं को भी इसी पुल से आवागमन करना पड़ता है, और साथ ही पुल की स्थिति बेहद खराब है। किनारों पर जमा बालू में रास्ता और हुआ है संकरा। बरसात में स्थिति और खराब होने की आशंका। स्थानीय लोगों में डर और नाराजगी। जनहित में जल्द मरम्मत की उठी मांग। कई बार अधिकारियों को कराया जा चुका है अवगत। क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण संपर्क होने से प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की अपील की है। सिधौली क्षेत्र में चोरों का आतंक लगातार जारी है। बेखौफ चोरों ने रात के अंधेरे में 2 चोरी की बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। लाखों की नकदी के साथ लाखों के जेवरात चुरा ले गए। सब कुछ चला जाने के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। शिकायत मिलने पर पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। जनपद के सिधौली इलाके का पूरा मामला। ये बताइए, जब चोरी हुई तो आपको कितने बजे पता चला कि मेरे घर चोरी हुई? लखनऊ में वहाँ ड्राइविंग करते थे, हमें पता चला सुबह 5 बजे। अच्छा। हमारे बहनोई साहब फोन किया तो हम वहाँ से भागते हुए बाइक से अपनी आए। अच्छा जी। पुलिस को कंप्लेन की थी आपने? वो पिताजी लोग किया है। अच्छा, घर में कौन पुलिस आई थी? घर में मम्मी पापा, हमारी वाइफ और पुलिस भी आई थी। 100 नंबर। तो ये बताइए, सामान में क्या क्या चोरी हुआ? सामान में हमारे भाभी का सामान पूरा चला गया, A to Z जितना था। हमारे वाइफ का A to Z पूरा चला गया। मम्मी का सामान था वो भी चला गया। अच्छा, लगभग कितने का सामान बताया जा रहा है? लगभग मान के चलो 12 से 15 लाख तक, और 1,40,000 रुपए नगद। जी जी। ट्राली बेचे थे। शांत रहो। क्या बेचे थे? ट्राली? ट्रैक्टर ट्राली? नहीं, ट्रैक्टर नहीं बेचा था, ट्राली 80,000 का बेचा था। किसी को देना था, खेत वाले को। हमने उसका ठेके पे खेल लिया है, तो उसका पैसा देना था 1,20,000 रुपए, और बाकी और किसी को देना था, तो वो सब पैसा रखा था हैंगर में टंगा हुआ। सदरी में पैसा पड़ा था, वो निकाल के लेके गए, और बाकी सब सामान। मतलब नगद कितना बताया जा रहा है? नगद बताया जा रहा है 1,40,80 है। 1,80,000। और जेवर में क्या हुआ? जेवर में सब कुछ था। A to Z मांग टीका है, हार है, झुमकी है, पेटी, कमर पेटी है, पायल है बड़ी वाली, है सब, मतलब सारे सामान का सामान पूरा A to Z। कोई सामान मतलब। नाम क्या है आपका? विनीत नाम है आपका? आपको पता कब चला कि चोरी हुई मेरे घर पे? सर छोटी वाली जब चिल्लाने लगी तो हम मम्मी आँख देख के आओ भैया चोरी हुई के घर में, तो हम सबको छत पर से उतर के। छत पे सो रही रहो सब लोग? हाँ, छत पर सो रहे हैं सर। अच्छा, क्या क्या गया है सामान? सामान में मांग टीका रहा है, तब झुमकी रहा है, हार रहा है, और कमर बिछुआ रहा है, जेवरी रहा है, 10 बिछिया रहा है, मतलब औरी रहा है, 3 बिछिया। तो आप ही का सामान केवल गया कि सबका गया। कितने लोग थे, कितने लोग का सामान गया? मम्मी रहे, छोटी वाली देवरानी रहे, हमार, और सबका सामान बहुत रहा है सर। अच्छा। मतलब पहले के जमाने में हम तो घर पे खाली महिलाएं थे? हाँ, पापा रहे, मतलब तो हुआ टट्टर खड़े रहे, तो हुआ पापा पौड़े रहे। अच्छा। हाँ, यहाँ नहीं रहे, और हम दोनों जने ऊपर पौड़े रहे छत पर। तो पता कब चला आपको? जब वहाँ चला है पता, लमसम 4 बजे। छोटी वाली अंदर आई उठ गए, तो देखें काला कर, मतलब अलमारी के खुला पड़ा, तो ये मम्मी के यहाँ हाँक दीनी, तब हम नहीं जान पाए, तो मम्मी के हाँक दीन, तो कहीं कि मम्मी देखो चले घर में का होगा, तो आई मम्मी, तो मम्मी कहा कहीं कि माँ देखो हाँ अंडा रहो, माँ कुछ है कि नहीं है, तो माँ देखें तो कुछ नहीं, माँ कोई क्या। पुलिस आई रहा है मौके पर, क्या बताएं? खबर सीतापुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि सीतापुर में बाइक सवार बदमाशों ने की है हाईवे पर चेन स्नैचिंग की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। बाइक पर सवार होकर जा रहे दंपति से सोने की चेन, घटना को अंजाम देकर भागे बाइक सवार बदमाश मौके से हुए फरार। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस तहकीकात में जुटी है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। जनपद के सिधौली अटरिया हाईवे का पूरा मामला बताया जा रहा।
नाम है आपका? विनय कुमार मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले तो जजौर के हैं। अच्छा, थाना क्या है? अटरिया। क्या घटना घटित हुई है आपके साथ? घटना हम लखनऊ IM रोड से लमसम करीब 8 से 8:20 से चले हैं। हमारा घर वहीं पर पड़ता है, ठीक है। वहाँ से चले हैं अपने बाइक पे, हमारी आगे लड़की सब बैठी है और बीच में बैग रखी है, पीछे पत्नी सवार थी, ठीक है। पत्नी चैन और नेकलेस पहने थी, ठीक है। हम मनवा चौकी पे आके वही संजय गुप्ता की दुकान पे 30 सेकंड या 40 सेकंड रोके हैं गाड़ी। किस धातु का था? सोने का था? सोने का था। हाँ, तो बताएं, आगे बताएं। आगे हम यहाँ से वहाँ मनवा चौकी से लड़ाई हो रही थी तो हल्का मतलब रोके थे गाड़ी, ठीक है। उसके बाद 30-40 सेकंड से चल दिए। ये संजय गुप्ता को भी जानकारी है, उन्होंने बयान किया कि हाँ मतलब यहाँ रुके थे। जब हम चले हैं तो पीछे किसी गाड़ी हमारे लग गई, ठीक है। और मनवा बाजार के पहले ही हमारे साथ में ऐसा घटना हो गया, चैन छीन ले गए। वो चैन छीनने वाले कितने लोग थे? एक था जी। किस गाड़ी से था? वो पल्सर या अपाचे गाड़ी से था। अच्छा, देख नहीं पाए? देखे वो मतलब वो तब तक केवल चैन हमें दिखी। हाँ। और पीछे की उसकी लाइट दिखी और बड़ी तेज स्पीड में हो करके किया। एप्लीकेशन लिखाए हैं और हाँ। क्या बताया गया? एप्लीकेशन लिखाए हैं, मुकदमा भी बता रहे थे कि दर्ज कर देंगे। पुलिस क्या बता रही है? पुलिस तो हमारे साथ में लगी है और पूरा सपोर्ट है उसका, रात से लगी है। तुरंत 1 घंटे बाद पुलिस आ गई थी, उसके बाद लमसम सुबह 4 बजे गई है। कोई शिनाख्त हो पाई है? अभी तो कुछ नहीं, कि कैमरा में 2 कैमरा में फोटो अच्छी आई हैं। जैसे एक इलियास वाले जो कांटा पे फोटो आई है 8:27 पे, ठीक है, यहाँ दिख रहा है। और 9:30 से 9। खबर जौनपुर से है, जहां जौनपुर में अचानक से बदला मौसम का मिजाज और साथ ही बारिश देखने को मिली है। आपको बता दें, जौनपुर में अचानक से बदला मौसम का मिजाज, हवाओं के साथ झमाझम बारिश भी होने लगी। मौसम ऐसा बदला कि देखते ही देखते दिन में ही अंधेरा छा गया। धूल भरी आंधी इतनी तेजी से चली है कि लोगों को चलना फिरना भी मुश्किल हो गया और साथ ही जहाँ थे लोग वहीं ठहर गए। पूरे दिन तेज धूप खिली होने के कारण गर्मी का प्रभाव ज्यादा, हालांकि शाम को हुई झमाझम बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दे दी है। मेडिकल कॉलेज में कई घंटों से बिजली गायब है, लोगों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। यूपी के सोनभद्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मेडिकल कॉलेज में कई घंटों से बिजली गुल होने की शिकायत के बाद नवागत जिलाधिकारी चर्चित गौड़ खुद मौके पर पहुंचे हैं और साथ ही डीएम ने मेडिकल कॉलेज के तीनों ब्लॉकों का पैदल निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। सोनभद्र के लोढ़ी स्थित मेडिकल कॉलेज में बीती रात एक बिजली आपूर्ति बाधित होने से मरीजों और स्टाफ को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। शिकायत मिलने पर दोपहर नवागत जिलाधिकारी चर्चित गौड़ मौके पर पहुंचे हैं और हालात का जायजा लिया गया। डीएम ने मेडिकल कॉलेज के A, B और C ब्लॉक पर ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। बिजली व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई है। उन्होंने बिजली विभाग को निर्देश दिया है कि जिस फीडर से मेडिकल कॉलेज को सप्लाई मिलती है उसे तत्काल दुरुस्त किया जाए। जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही बिजली व्यवस्था पूरी तरह सुचारू की जाएगी और नए फीडर का कार्य रविवार तक पूरा किया जाएगा। इसके अलावा बिजली बहाली को लेकर कनेक्शन के दुरुस्त करने के भी सख्त निर्देश दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने मेडिकल कॉलेज में साफ सफाई और पानी की व्यवस्था को लेकर भी संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। सर, आज आप आए थे निरीक्षण करने के लिए, सर क्या मिला और क्या शिकायत की या फिर ऐसे रूटीन जांच? आज हम लोग मेडिकल कॉलेज मेडिकल हॉस्पिटल ये जो पक्के परिसर में हम लोग आए थे आज, तो बेसिकली थोड़ी बिजली की समस्या थी जो शासन स्तर पे भी रेज़ करी गई थी। हम लोग के पास भी कुछ कंप्लेंट्स आई थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए आज हमने विज़िट करी थी। तो समस्या थी, उसका मेन कारण था कि जो नया इनका सप्लाई का फीडर कनेक्शन जो डेवलप होना है उसमें थोड़ी सी डिले हो गया था। तो उस काम को अभी बिजली विभाग के लोग भी यहाँ थे तो उनको निर्देशित किया है वो संडे तक उस काम को पूरा कर लेंगे और तब तक जो कनेक्शन से इनके पास फीडिंग आ रही है मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो पुराना कनेक्शन है जो उससे फीडिंग आ रही है, तो उसमें उसको इन सबको स्ट्रिक्ट निर्देश दिए गए हैं कि उसमें किसी भी तरह की कोई भी इश्यूज़ नहीं होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे जो पूरा बिल्डिंग है, तीनों बिल्डिंग्स हैं, उनको भी हमने घूमा और देखा कि कहाँ पे किस तरह की क्या प्रॉब्लम है। कुछ सफाई व्यवस्था से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने दिए। इसके अतिरिक्त यहाँ पे मुझे बताया गया है कि यहाँ पे जो है स्टाफ्स की कमी है और नर्सिंग स्टाफ की भी कमी है और डॉक्टर्स की भी थोड़ी कमी है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए
हम लोग भी अपनी तरफ से भी एक बार कोशिश करेंगे कि हम उस कमी को पूरा कर पाएँ। लेकिन बहरहाल एक मोटे तौर पे सारी व्यवस्थाएं जो हैं यहाँ पे एक नॉर्मल पाई गई हैं। सर, इस बिल्डिंग में जनरेटर और इन्वर्टर की भी व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर ब्लड सैंपल वगैरह लिए जाते हैं, जांच किए जाते हैं। आज ही जैसे 12 घंटे लाइट नहीं थी इस बिल्डिंग में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो लाइट की व्यवस्था थी, जो लाइट की समस्या थी, उसमें जो इनका जो नए फीडर से कनेक्शन होना है, तो उस कनेक्शन के लिए ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और आज इनके साथ हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है और हम लोग संडे तक जो नए फीडर से इनका कनेक्शन होना है उसको हम सुचारू रूप से चालू कर देंगे, ताकि इस तरह की जो कमी है, जो प्रॉब्लम है, वो दोबारा हम लोग को फेस नहीं करनी पड़े। सर, पानी है कि यहाँ जो समस्या बनी हुई लगातार, सब वो कैसे उसका निस्तारण होगा? पानी की व्यवस्था के लिए आप हॉस्पिटल के बारे में पूछ रहे हैं? जी जी जी। हॉस्पिटल के लिए जो हम लोगों को इन्होंने आज मुझे इस बारे में संज्ञानित करा है, तो हम लोग देखते हैं कि किस फंड से या कहाँ से हम लोग इनको जो है व्यवस्था पानी की करवा सकते हैं। खबर सीतापुर से, जहां स्कूल से घर जा रही छात्रा को कुचला है। आपको बता दें कि घर से छात्र जा रही थी, स्कूल से घर जा रही छात्रा को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचला है। हादसे में साइकिल सवार छात्रा की हुई दर्दनाक मौत। छात्रा की मौत हो जाने के बाद परिवार में मचा कोहराम और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कराया है पोस्टमार्टम। जनपद के मिश्रिक इलाके का पूरा मामला। का नाम रहा है? कितनी उम्र रहा है? 10 में पढ़ा जा रहा है, 15-14। का हुआ, कैसे खत्म भाई? काहे से? ट्रैक्टर वही काहे से रहा है? साइकिल पे जा रही है। कहाँ पे हुआ रहा है? जोधपुर के पास। जोधपुर भट्टा पास? गाँव के आगे थाना वहीं खत्म हो गया अस्पताल में, मिश्रिक अस्पताल में। ठीक, अकेली रहा है ना? एक चला रही रहा है, वो उधर कहीं गिर गया। ओके, जोड़ लगी लगी रहे ना? ठीक है। निवासी कहाँ? इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।